हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो अभी देखते हैं हम कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। कि हमारे पास कोई एक न्यूट्रल एटम है और वो न्यूट्रल एटम गैसियस स्टेट में है, तो ये कंडीशन जरूर याद रखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम गैसियस स्टेट के अंदर है, तो अब इस न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अलग से एक एटम हमारे पास उसका होना चाहिए। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये जो प्रोसेस होती है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच इसके अंदर पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्यों होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पकड़ के रखता है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो फोर्स है इसको हमें ख़त्म करना होगा, और इस फोर्स को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो एनर्जी या जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एनर्जी इसमें हमें देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई हमारे पास गैसियस एटम है, ठीक है, इसके अंदर जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी देंगे तो ये एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव कैटायन ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। कई बुक्स में आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बोले, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले, दोनों का मतलब एक ही है कि हमें न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस टाइम पे हमें कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा एटम को, तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आई होप कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि दोनों एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं, तो वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको किस यूनिट के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है किलोजूल पर मोल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये जो ईवी लिखा है यहाँ पे, इस ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी को किलोजूल पर मोल में बताते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। किलोजूल पर मोल का मतलब यहाँ पे है कि एक मोल हमारे पास गैसियस न्यूट्रल एटम है, उनमें से एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो किलोजूल में बताएंगे हम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कि किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलोजूल पर मोल में इसको हम बताते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी सपोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे रखी है, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करो,
तो ये कन्वर्जन के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हम कन्वर्जन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को हम किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम के इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम होता है। एक एटम के लिए होता है ये, लेकिन हमें किस में निकालना है, पर मोल में निकालना है। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होते हैं Na। तो पर एटम के लिए इतना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, ठीक है। तो 1 मोल के लिए, पर मोल के लिए क्या करेंगे, इस एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, हम इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये जूल पर एटम की जगह अब ये जूल पर मोल हो गया है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 96.3 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल। 10⁻3 जूल को हम किलो जूल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल बन जाता है, 96.3 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कन्वर्जन इसके बारे में पूछा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को 9 किलो जूल पर मोल में लिखेंगे तो क्या फैक्टर आएगा, यहाँ पे 96.3 का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब, जैसे वर्ड सक्सेसिव से ही हमें पता चल रहा है कि जैसे हमारे पास ये न्यूट्रल गैसियस एटम था, तो हमने जब इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, जब यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया, तो ये पहला हमारा मोनो पॉजिटिव कटायन बन गया यहाँ पे, ये मोनोवेलेंट कटायन बन गया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हमें एनर्जी देनी पड़ी। जब यहाँ से इस मोनोवेलेंट कटायन से हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 पॉजिटिव चार्ज की जगह या 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी टाइप से इस डाइवैलेंट कटायन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि ये 2 पॉजिटिव से ये 3 पॉजिटिव बनने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कि न्यूट्रल एटम में से पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया, अब उस 1 पॉजिटिव चार्ज वाले कटायन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो वहाँ पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो 3 यूनिट का वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस टाइप से ये प्रोसेस हम आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हम सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस टाइप से। और ये जो वैल्यू होती है हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की, तो हमारी जो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसका वैल्यू भी हमारी हाई होगी। जैसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी सेकेंड वाली से, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसको हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल से समझेंगे। ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है, इसको एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम समझेंगे कि एल्यूमिनियम के अंदर जैसे 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 3 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस के ऊपर कितना न्यूक्लियर चार्ज होता है, 13 यूनिट का, ठीक है। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो
जब भी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा सेम रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। जब न्यूट्रल एटम से कैटायन बनता है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इन 13 इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज था वो कितना था, 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन पे 13 न्यूक्लियर चार्ज हमारा एक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन जब हमने कैटायन बना दिया तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिक्रीज, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या रहा, सेम रहा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा सेम रहा। तो अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब होंगे बचे हुए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज़्यादा हो जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन को अभी निकालना मुश्किल हो जाएगा। फर्दर जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अभी भी हमारा सेम रहा। तो ये बचा हुआ जो न्यूक्लियर चार्ज है ये थोड़े इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा एक्ट करेगा, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से और मुश्किल होगा। इसीलिए जब Al2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे यहाँ पे तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज हमारा सेम रहा है। तो ये सेम न्यूक्लियर चार्ज थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा हो जाता है जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती हुई जाती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिक्रीज होते हैं, ठीक है, बट न्यूक्लियर चार्ज हमारा सेम रहता है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है, और अब उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता हुआ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का फैक्टर क्या है कि जैसे जैसे हमारे एटम का साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होती हुई जाएगी। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगी अगर हमारा साइज क्या होगा, जैसे ये पहले साइज छोटा था तो यहाँ पे डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम थी, तो न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अब ये डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गई है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसीलिए अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अभी टाइटली होल्ड नहीं कर रखा है। न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के नहीं रखा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा हमारा चार्ज होगा, अगर हमारे एटम्स का साइज हम सेम मान रहे हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उतनी ही ज़्यादा होगी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी हाई होगी।
सपोज मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे जो भी एटम हैं उनका साइज सेम है और एक एटम में न्यूक्लियर चार्ज हमारा 12 है, तो और एक एटम में हमारा न्यूक्लियर चार्ज 13 है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज हमारा 12 है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू जब न्यूक्लियर चार्ज 13 है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज 13 होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखेगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज हाई है। अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारा बहुत कम है, जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज 5 है, तो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी काफ़ी कम होगी। इसके बाद आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। ये अंदर वाली सेल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लगेगा, बाहर वाली सेल है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये सबसे बाहर वाली जो सेल है इसके इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स तो लगेगा, लेकिन सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो हमेशा कम लगता है, क्योंकि अंदर वाली जो सेल होती है, अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। अब न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो बाहर वाली सेल के ऊपर पूरा नहीं लग पाता है, इसी को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ inner cells shield the outer cell electrons from nucleus। इसी को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। कि जो आउटर सेल है, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के फोर्स से शील्ड कर लेते हैं। शील्ड का मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से शील्ड कर लेंगे। न्यूक्लियस का अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगेगा, इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होता है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है अगर हमारे अंदर वाली सेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट होती है उसको बोलते हैं हम पेनेट्रेशन इफेक्ट। और पेनेट्रेशन इफेक्ट किसकी वजह से आता है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पेनेट्रेशन इफेक्ट किसकी वजह से आता है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब क्या होता है पेनेट्रेशन इफेक्ट के अंदर कि किसी भी सेम सेल के लिए जो s ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं एज कंपेयर टू d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं एज कंपेयर टू f ऑर्बिटल। इसी को हम बोलते हैं पेनेट्रेशन इफेक्ट। अब इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है तो s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे, और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है तो s में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है तो न्यूक्लियस और s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा होगा। लेकिन जो p ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से
काफ़ी डिस्टेंस पे, तो इसीलिए p इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना एज कंपेयर टू s इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल होता है। ठीक है, सेम हमारा अप्लाई होता है d एंड f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पे जो हम पेनेट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पेनेट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, p का कम होता है, d का कम और f का सबसे कम। पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। s वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, p वाले थोड़े से दूर होते हैं, d वाले और दूर और f वाले सबसे दूर होते हैं। लेकिन ये जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलर फॉर ए गिवन सेल के लिए होता है, फॉर ए पर्टिकुलर सेल। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो 4s वाले ज़्यादा नज़दीक होंगे 4p से, 4d से, 4f से। ठीक है, तो ये n की वैल्यू सेम होनी चाहिए जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सेम सेल के लिए जब हमारे s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो s वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन्स, और p इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू d इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हमें कंपेयर करना है तो जो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका रीज़न क्या होता है कि मैग्नीशियम में से हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा 3s में से, और एल्यूमिनियम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा 3p में से। अब हमने ये देखा है कि जब n की वैल्यू हमारी सेम होती है, जब n की वैल्यू सेम होती है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू जो p के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर होते हैं। तो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे और जो p के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होगा, इनको निकाल पाना बाहर ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम होगा, इनको निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सेम एक्सप्लेनेशन अप्लाई होती है बेरिलियम और बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने के लिए। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन, क्योंकि बेरिलियम में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s से और बोरोन में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p से। अब 2s जो है वो ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के, तो 2s का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज़्यादा होगी। ये न्यूक्लियस है तो 2s का जो न्यूक्लियस है, 2s का जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए 2s के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। लेकिन 2p के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो 2p के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसीलिए 2p इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बोरोन की वो कम होती है बेरिलियम से। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है जिसकी वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट होती है, वो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स
कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है। अब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की हम कौन से अरेंजमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम के अंदर किसी भी सबसेल के अंदर अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड है वो सबसेल या कंप्लीटली फील्ड है, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट काफ़ी स्टेबल होता है और इस टाइप के इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है और हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड जो सबसेल्स होती हैं वो स्टेबल क्यों होती है, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने बताया था कि दो फैक्टर होते हैं इसके लिए, एक होता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। तो अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि जब हमारी सबसेल्स एग्जैक्टली हाफ फील्ड होती है और कंप्लीटली फील्ड होती है तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि नोबल गैसेज जब भी हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे राइट साइड में जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप से होता है NS2 NP6। ये जो अरेंजमेंट होता है ये कंप्लीटली फील्ड सेल होती है, इसमें कंप्लीटली फील्ड सेल, यहाँ पे जो सेल होती है वो कंप्लीटली फील्ड होती है और कंप्लीटली फील्ड सेल जब भी होती है तो उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो नोबल गैस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हर एक पीरियड के अंदर हाईएस्ट होती है। नोबल गैसेज के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बाकी उस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे हाई होती है। उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं जैसे सेकंड ग्रुप के बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 टाइप की, कि जो सेल होती है वो भी कंप्लीटली यहाँ पे क्या होती है, फील्ड होती है NS2। एस के अंदर कंप्लीटली दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये सेल फिल हो गई है। तो इस टाइप की जब भी कॉन्फ़िगरेशन होती है तो एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी फिर से हाई होती है। और अगर हम ग्रुप 15 की बात करें, जैसे एलिमेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नाइट्रोजन की वो होती है 2s2 2p3, फॉस्फोरस में होती है 3s2 3p3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो p वाला जो सबसेल है, p वाली सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें भी कितने हैं 3। और जब p के अंदर p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, जब तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये p सबसेल जो है ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हुई है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इस टाइप से जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होती है वो भी क्या होती है, स्टेबल होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इस टाइप के एलिमेंट जिनके अंदर एग्जैक्टली हाफ फील्ड होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे स्टेबिलिटी हाई होती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है। तो ये हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है उससे भी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट या किसी भी ग्रुप में हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कैसे वेरी करती है। तो अभी हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलोंग ए पीरियड। ठीक है, अलोंग ए पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसे वेरी करती है। तो अलोंग ए पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। और इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, क्यों हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। वो इसलिए होता है
क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। और आपको पता है कि जब एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है, कि जैसे पहले एटम का ये साइज था, ठीक है, ये डिक्रीज होके अब एटम का साइज अगर स्मॉल हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएंगे। जैसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये डिस्टेंस ज़्यादा थी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आ गया है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो अभी हम जैसे सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम यहाँ पे सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेकंड पीरियड के एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम सेकंड पीरियड के अंदर, और ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या वेरिएशन होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लिथियम से बेरिलियम पे गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई, लेकिन बेरिलियम से बोरोन पे गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन फिर से क्या हो गई, डिक्रीज। फिर कार्बन पे इंक्रीज हुई, नाइट्रोजन पे इंक्रीज, लेकिन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से डिक्रीज हो गई। फिर ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई, फ्लोरीन से फिर नियोन के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से इंक्रीज हो रही है। तो हमने देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं सेकंड पीरियड के अंदर, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इस साइड में ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन दो जगह पे एक्सेप्शन आ रहे हैं, एक बोरोन पे आ रहा है और एक ऑक्सीजन के ऊपर। दो पॉइंट पे हमारे एक्सेप्शन आ रहे हैं। ये जो जनरल ट्रेंड हमने देखा है, दो जगह के ऊपर इसका वायोलेशन हो रहा है कि दो जगह आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने देखा कि दो जगह पे एट बोरोन और एट ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने के बजाय आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब देखो हम बेरिलियम से बोरोन के ऊपर गए हैं, तो बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 और बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कंप्लीटली फील्ड है। ये जो सेल है ये कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है ये, ठीक है। लेकिन बोरोन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है। जैसे ये बेरिलियम के अंदर तो इस टाइप से कंप्लीटली फील्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन अगर हम देखते हैं बोरोन के केस में, तो बोरोन के केस में इस टाइप से हो जाता है, ये 2s और ये 2p। तो जैसा कि हमने देखा कि बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली फील्ड है। इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी हाई होगी। लेकिन बोरोन में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना है, p से निकालना है, और p हमारा ना तो कंप्लीटली फील्ड है ना ही एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो इसीलिए बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है। इसी पॉइंट को अभी थोड़ी देर पहले हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन किया था कि बेरिलियम में हमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 2s ऑर्बिटल से, और बोरोन में हमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 2p से। और पेनिट्रेशन इफेक्ट में हम क्या देखा था कि जो 2s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं, और जो 2p इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ठीक है, 2s वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं, तो 2s का और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए
अगर 2s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन 2p के जो इलेक्ट्रॉन है तो 2p का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे कम है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया बेरिलियम, ये बोरोन पे एक्सेप्शन क्यों होता है, बोरोन पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने के बजाय यहाँ डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है। सेम जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के ऊपर हम गए हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के ऊपर गए तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 2p3, लेकिन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p4। तो जैसा कि हमने देखा कि नाइट्रोजन के केस में ये जो 2p है ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है, नाइट्रोजन के केस में ये जो 2p होता है ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हाफ फील्ड वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये 2s2 2p4 है, यहाँ पे ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो रहा जाता है। अब ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है, इसीलिए ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ईजिली यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से निकल जाएगा तो वापस से ये हाफ फील्ड बन जाएगी। ऑक्सीजन में ये इस टाइप से होता है, जब इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी देके तो वापस से ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड बन जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीजन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी वापस से एग्जैक्टली हाफ फील्ड बन जाती है। इसीलिए बहुत कम एनर्जी देने से ही ऑक्सीजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद अभी हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप, कि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी को चेक करते हैं, किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लासेज के अंदर, तो हमने ये देखा था कि जब टॉप से बॉटम हम आते हैं किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज हो जाता है, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाता है। और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अब इजीली रिमूव हो सकता है अगर उसको थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी भी हम दे देते हैं तो यही रीज़न होता है कि जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है। तो जैसे हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को यहाँ पे लेते हैं तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, जैसे लिथियम से हम सीजियम की तरफ मूव करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव करते हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इस टाइप से रेगुलर डिक्रीज होती है। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, फिर लिथियम से सोडियम पे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से डिक्रीज हुई, सोडियम से पोटाशियम पे फिर डिक्रीज हुई, पोटाशियम से रूबीडियम पे गई तो फिर डिक्रीज हुई, रूबीडियम से सीजियम पे गई तो फिर से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी टाइप से अभी हमने यहाँ पे देख लिया है कि जब किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर हमें किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो या फिर किलोजूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या फैक्टर हम यूज़ करते हैं। तो इसी टाइप से आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की हमें दे रखी है 1312 किलोजूल पर मोल, एक्सप्रेस दिस आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसका हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ख़त्म होता है।